ओके चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली थी हमने अलग अलग, उन सारी टर्म्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली पीरियोडिक मोशन, क्या किसी को याद है? पीरियोडिक मोशन, ऐसा कोई भी मोशन जो हमारे पास रिपीट हो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। कोई भी ऐसा मोशन जो रिपीट हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए थे, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन रिपीट होते हैं। फिर मैंने पेंडुलम का एग्जांपल बताया। फिर मैंने बताया कि एक अगर मास है वो स्प्रिंग के साथ लगा दो तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन होता है। इसी की एक फर्दर टाइप भी होती है जिसे ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका एक और नाम भी बताया था क्या पीरियोडिक मोशन का? एक और मान, हार्मोनिक मोशन। कभी कभी ये नाम भी दिखने को मिलेगा, हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हम पहुंच चुके थे इसके एक टाइप पे जिसका नाम था ऑसिलेटरी मोशन। इसमें हमारे पास पार्टिकल जो है ना वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब एक पॉइंट फिक्स कर दो, या तो पार्टिकल उसके इधर जा रहा होगा या पार्टिकल उसके इधर जा रहा होगा, ऐसे ऐसे इसी पॉइंट के अबाउट क्या करता है? ऑसिलेट करता है। तो उस मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या याद है तुम्हें इस पॉइंट का नाम क्या होता था? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट होता था जिसके अबाउट ये मोशन हो रहा होता था। आज तक हमने जितने भी न्यूटन्स लॉ वगैरह वगैरह में मोशन देखे, कैसे कैसे देखे थे? दो टाइप के। एक तो था लीनियर मोशन, या तो सीधे सीधे चलो, या फिर ऐसे था हमारे पास वर्टिकल मोशन। दूसरा टाइप का मोशन हमने पढ़ा था एक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आज तक हमने ऐसा मोशन पढ़ा कभी? पहली बार पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या यहां तक समझ आ गया? ये हमने छोटी छोटी बातें लास्ट टाइम की थी। इसके बाद मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। अब हार्मोनिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते थे? ऐसे फंक्शंस जो कि जिनका ग्राफ जो है वो रिपीट करे। अब हार्मोनिक फंक्शन वैसे तो दुनिया भर के हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है जिसमें भी दो ही हार्मोनिक होते हैं, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा। मैं दोनों के ग्राफ बताता हूं तुम्हें। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, इसलिए ये यहां से स्टार्ट होता है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1, और वही तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसीलिए वो मैक्सिमम ऊपर से स्टार्ट होता है। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर हो। तो ये है कॉस थीटा का ग्राफ जो कि मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, और ये साइन थीटा का ग्राफ जो कि मिनिमम तो नहीं कह सकते, बट ये जीरो से स्टार्ट होता है। साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू पता कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू 1, पॉजिटिव का 1, और मिनिमम अरे -1। सेम विद कोस थीटा। कोस की भी सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पे कितनी है? 1, और यहां पे कितनी है? -1, बीच में जीरो। एक अच्छा, अगर ये जीरो को मैं क्या कहूंगा? सोचो क्या कहें जीरो को? कोई नाम भी दे सकते हैं हमेशा। इसको मीन पोजीशन कह सकते हैं क्या? क्यों इसको मीन पोजीशन कह सकते हैं? क्योंकि ये जितना भी ग्राफ है इसी के अबाउट तो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और यही तो थी मीन पोजीशन। तो हमें पता चल गया जीरो इज द मीन पोजीशन। मतलब होता नहीं है, मैं वैसे तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ऐसे होते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। और इसमें भी तो जीरो मीन पोजीशन है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू है -1। क्या जरूरी है दोनों की मैक्सिमम मिनिमम सेम ही जगह पे आए? नहीं, इसकी पहले ही आ रही है उसकी बाद में आ रही है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आ तो रही है ना मैक्सिमम और मिनिमम 1 और -1। ये सारी बातें हमने छोटी छोटी कर ली थी। इसमें थोड़ी और चीजें भी एडिशन कराई थी, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, बताया था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कई बच्चे याद कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, गलत। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अरे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। अगर मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसकी कितनी है? 1। ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, दोनों ही तरफ 1 है। और इस तरह के ग्राफ में अगर तुम एक और चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैं तो कर पा रहा हूं, इसमें ना एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ज्यादा से ज्यादा कितनी हो रही है? 1, हमेशा, इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा ग्राफ। अगर मैं तुम्हें कभी ऐसा ग्राफ दे दूं, मान लो ऐसा ग्राफ, ये क्या है? क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है? दिस इज कॉल्ड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। क्या ये भी मैंने लिखवाए थे? ऐसी और भी ग्राफ होते हैं, जैसे tan थीटा का ग्राफ बड़ा अजीब सा होता है, वो पैराबोला टाइप ऐसे ऐसे होता है tan थीटा के ग्राफ में। क्या देखा होगा किसी ने बुक में? मैथ वालों ने देखा होगा, नहीं भी देखा तो छोड़ो, हमारे काम के है ही नहीं। हमारे काम के ये ग्राफ्स हैं जो ऑसिलेट करते हैं, जो कंटिन्यूअस ग्राफ्स होते हैं। यहां तक समझ आ गई? तो ये हमारे पास ग्राफ जो हमारे काम के थे। उसके बाद और भी टर्म्स बताई थी। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, इसकी पहली कंडीशन थी ऑसिलेटरी मोशन की। उसके बाद और भी बातें बताई थी, जैसे तुम्हें कहा था मैंने
टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड याद है? टाइम पीरियड हमारे पास था कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यहां तक, ठीक है। और इसका एक रेसिप्रोकल भी बताया था जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1 फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां तक समझ आ गई? उसके बाद मैंने तुम्हें एक और चीज डिफाइन कराई थी जिसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताया था जो था 2 पाई अपॉन में टी। देखो कहीं लिखा हुआ है, हाँ 2 पाई अपॉन टी। क्या एक और भी चीज लिखवाई है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ऐसा कुछ भी लिखवाया हुआ? ये भी हमारे पास, ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा? ये यूज होता है जब पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि तभी तो 2 पाई आया होगा। ये कब यूज होगा? फॉर एनी थीटा, कोई भी थीटा रैंडमली ले आओ मेरे पास। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास चीज है जिसे याद रखना होगा। हम वैसे अगर पर्टिकुलरली देखें, इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब तुम कहोगे सिंबल भी सेम यूज कर लिया आपने, पता कैसे लगेगा, बट ऐसे यूज होता है। इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जब भी वर्ड यूज हो जाएगा तो कंप्लीट वेव आएगी, और जब भी वर्ड यूज हो जाएगा वेलोसिटी तो कोई भी थीटा रैंडमली घर से ले आओ बना के 0.067 डिग्री, ऐसे ही बोल दे रैंडमली, ठीक है। तो 2 पाई जब भी आ जाएगा तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और भी बहुत सारी टर्म्स बताई होंगी जिसमें इंक्लूड होगी हमारे पास वेव की इक्वेशन। याद करो, मैंने लिखवाया था y इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्या ऐसा कुछ लिखवाया था? फिर मैंने तुम्हें थीटा की यहां से वैल्यू निकलवा दी होगी जो कि बन गई होगी a साइन ओमेगा t। लेकिन आज इस इक्वेशन को समझने की बारी है। लिख लिया हमने जितना लिखना था, आज इसको समझते हैं, ठीक है। कि ये इक्वेशन कहना क्या चाह रही है हमें? ये इक्वेशन कहना चाह रही है हमें कि हमारे पास y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ? 1 डालो 1। ये पूरे साइन की जगह क्या डाल दो? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी आ रही है? 1। सॉरी a कितनी आ रही है? a। मतलब ये जो y है इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आ सकती है? a। चलो आ जाओ ग्राफ बनाते हैं साथ में। सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे नहीं पता कब आएगी, लेकिन आ जाएगी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू a। बात समझ आ गई हमें? अच्छा, अगर मैं 0 से लेके 90 तक जाता हूं तो क्या होगा? अभी भी ये भी समझ आएगा कि डॉट यहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, थोड़ी देर में समझ आएगा। 0 से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं और हाँ, और 90 तक अगर मैं जाऊं तो इसका ग्राफ कैसा होता है? मतलब ये तो इंक्रीज करता है धीरे धीरे, तो ऐसे ही धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? a। अरे मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? a। ज्यादा से ज्यादा ये 1 हो सकता है, और 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा। फिर क्या होता है 90 से 180 पे ये फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, नीचे जाना स्टार्ट करता है, फिर ऐसे ही नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही। अब तुम बड़ी ध्यान से देखोगे ये नीचे कहां से आ गया, ये ग्राफ नीचे कैसे आ जाएगा मैं बताता हूं। ये कब होती है इसकी वैल्यू? नेगेटिव कहां से हो जाएगी? क्या साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव? हाँ, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अगर तुम 270 पे चले जाओगे तो तुम्हें पता है साइन 270 कितना होता है? एनीवन? -1। ये चीज को ध्यान रखेंगे, -1। तो देखो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी ये कब आएगी? 270 पे। और ये वाली वैल्यू कब आएगी मैक्सिमम? 90 पे। तो 90 पे आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू a, और 270 पे आ रही है इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी? -a। क्या यहां तक हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? पक्का? तो ये हमारे पास आ गई -a। यहां तक क्लियर हो गया हमें। मतलब ये जो इक्वेशन है तो वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। आज से हमने डिफाइन कर दी कि जब भी हमें वेव की इक्वेशन लिखनी होगी ना, या तो मैं ऐसे लिख दूंगा या फिर और कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। क्या फर्क होगा इन दोनों के ग्राफ में बता सकते हो? इन दोनों के ग्राफ में ये फर्क होगा, ये यहां से स्टार्ट हुआ ना, और कोस वाला यहां से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा वो ग्राफ। बात समझ में आ गई सबको? तो यहां तक हमारे पास ये चीजें हमने कल कर ली थी। इसमें एक दो चीजें और बता रहा हूंगा शायद मैं, जिसे कहते हैं फेज। क्या कल बताया था? आज करते हैं फेज, बताता हूं तुम्हें। फेज हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा और जनरल लिखना चाहूं, जैसे मैं 2 वेव की इक्वेशन लिख दूं, एक लिखी a साइन ओमेगा टी, और दूसरी मैंने इक्वेशन लिख दी a साइन ओमेगा टी। दोनों में ओमेगा टी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड है, मान लो फाई। अरे ये थीटा होता है ना, थीटा में थोड़ा सा और कुछ ऐड कर दिया, फाई। तो
तो ये जो हमारे पास चीज आई ना, ये ब्रैकेट में अगर मैं इसे भी लिख दूं इसे भी लिख दूं, तो ये जो ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई हैं ओमेगा टी या फिर ये ओमेगा टी प्लस फाई, इन्हें हम क्या कहते हैं? फेज। ये फेज ही ऐसी चीज है जो हमें बताएगा कि इस पूरी कर्व में कहां पे है पार्टिकल। ये फेज ही हमें बताता है। एक लड़का ऐसे करके बैठा हुआ था और फिर मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। फ्यूचर की स्टोरी नहीं सुनना चाहते? शाबाश। यहां तक क्लियर? ये होता है हमारे पास। अभी भी नहीं समझे मैं क्या करना चाह रहा हूं? डू यू वॉन्ट अ डेमो? तेरे को बहुत मजे लेने। यहां तक समझ आ गया सबको? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास हो गया फेज, और लास्ट हमारे पास फेज डिफरेंस। ये हमने कल नहीं लिखा था, ये फेज डिफरेंस। फेज मतलब है ये पूरी चीज जो साइन के अंदर होती है ना, एंगल, उसको हम फेज कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग वेव है। मान लो एक वेव हमें दे रखी है, यहां लिख रहा हूं साइड पे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। जरूरी थोड़ी है ओमेगा टी ही हो, ओमेगा टी में कुछ ऐड भी हो सकता है थोड़ा सा। अभी इसका मीनिंग भी समझाऊंगा धीरे धीरे ग्राफिकली, वैसे नहीं समझ आएगा, ग्राफिकली ही आएगा। अभी बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, दूसरी वेव हमें दे रखी है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। और मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि फेज डिफरेंस क्या है दोनों में। पहली बात तो फेज डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा फाई, और इसको करते कैसे हैं? इसमें से इसको माइनस कर दो। कैसे लिखेंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? पहले ये वाला एंगल लिख दो ओमेगा टी प्लस फाई 2, और फिर उस ऊपर वाला लिख दो ओमेगा टी प्लस फाई 1। कितना आ जाएगा ये? ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, फाई 2 माइनस फाई 1। बेटा ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं तुम्हें बार बार कहता रहूंगा कि इनमें फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, तो यहां से निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे y इज इक्वल टू a साइन 100t प्लस पाई बाई 2। बिल्कुल अजीब सी चीज है ना, धीरे धीरे समझ आएगी जैसे जैसे आगे चलेंगे हम। ये जो पाई बाई 2 है ना, ये वही है फाई जो भी हम इतनी देर से देख रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन हमें कुछ ऐसे दे रखी है, a इज इक्वल टू साइन 100t, बस इतना ही कुछ दिया हो। बता सकते हो इसमें फेज डिफरेंस कितना? 90 का, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है इनके बीच में। इसका मीनिंग ये है, मीनिंग समझो, इसका मतलब ये है कि मान लो ऊपर वाली वेव जो है अगर ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इंटरेस्टिंग भी। अगर ऊपर वाली चीज ऐसे स्टार्ट हो रही है तो नीचे वाली पता कैसे स्टार्ट होगी? बेटा यहां से स्टार्ट होगी। ऐसा कैसे पता लग गया मेरे को? बेहोश पड़ा ना तो फिर समझाने दे। हाँ, अगर ये वाली चीज यहां से, बड़ी भैड़ी आवाज निकाली तूने, राक्षस कहीं का। म्यूजिक का एग्जाम था तेरा आज। अगर ऊपर वाली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है तो नीचे वाली वेव जो है वो 90 उससे पीछे है। देखो ऊपर वाली में कुछ ऐड ही तो हो रहा है पाई बाई 2, और नीचे वाली में उससे पाई बाई 2 कम है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। इसको अगर हम पाई बाई 2 बोल दें तो नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी धीरे धीरे और इसमें डिटेल में जाएंगे तो और तुम्हें चीजें समझ आने स्टार्ट हो जाएंगी। यहां तक समझ आ गए तो पूरी कल की थ्योरी है, अभी कुछ भी न्यू नहीं आया। ये तो टर्म्स लिखवाई थी तुम्हें छोटी छोटी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है SHM। लिखते हैं, ये है मेन चैप्टर। इसका मेन चैप्टर का नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ जी, मतलब इसी चैप्टर का मेन टॉपिक यही है, यहां तक पहुंचना था हमें। जल्दी बोल दिया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखते हैं। आई होप कि सबने चीजें लिखी ली होंगी कल। हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं जिसका नाम है SHM।
SHM हमारे पास क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वैसे मैं हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन कल भी बता चुका हूं, बट आज एक और बार बता देता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है अगर कभी भी एक पॉइंट के अबाउट चीजें ऑसिलेट करती हैं, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है, उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेकिन ये तो थोड़ी सी वीक डेफिनेशन हो गई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ना हमारे पास हो सकता है दो टाइप का, एक हो सकता है लीनियर और एक हमारे पास हो सकता है एंगुलर। मतलब लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, मतलब बड़ी ध्यान से समझना होगा। अगर मान लो मेरे पास यहां पे कोई भी चीज है जिससे स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है और यहां पे एक बॉक्स लगा हुआ है एम, और इसको मैं थोड़ा सा यहां से खींच दूं, तब हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट ये इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमेशा रिपीट होता रहेगा, इस पॉइंट के अबाउट इधर 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 होता रहेगा। तो मेरे को पता है इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, शायद मैंने कल बताई भी थी, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, इसे रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास लीनियर वाली बात हो गई। दूसरी हमारे पास होती है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, मान लो एक पेंडुलम है, तुम उसको इधर लेके चले गए और तुमने छोड़ दिया, क्या अभी भी एक्स चेंज होएगा? क्या चेंज होएगा? एंगल। इस बार चेंज होने वाला है एंगल। तो जैसे ही तुम पेंडुलम को ऐसे रखोगे, पेंडुलम ऐसे ऐसे होने वाला है। इस बार एक्स ना चेंज होके क्या चेंज हो रहा होगा? थीटा। इस बार चेंज हो रहा होगा थीटा टाइम के साथ। तो यहां पे जो इक्वेशन बनने वाली है बिल्कुल न्यू चीज, एंगुलर एसएचएम, ये होता है फोर्स की जगह रोटेशन में क्या आ जाता है जब चीजें घूम रही होती है? टॉर्क। और एक्स की जगह किसी को पता है क्या आ जाता है? थीटा। और यहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट लिख देते हैं सी। बिल्कुल सेम इक्वेशन लग रही है। जब भी कोई चीज रोटेट हो रही हो तो फोर्स की जगह आ जाता है थीटा, ये तो पहले भी बताई गई हैं चीजें। एक्स की प्लेस पे आ जाता है, फोर्स की प्लेस पे आ जाता है टॉर्क, यही बोला मैंने अभी। फोर्स की प्लेस पे आ जाता है टॉर्क, एक्स की प्लेस पे आ जाता है थीटा, और यहां पे क्योंकि ये चीजें बदली हैं तो न्यू कांस्टेंट आ जाएगा यहां पे। इसे हम कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। बिल्कुल न्यू चीज है, पहले कभी नहीं पढ़ा हमने, टॉर्जनल कांस्टेंट। ये और भी जगह पे आ सकता है, जैसे एग्जांपल एक और समझाता हूं मैं तुम्हें। एक कोई भी वायर है, उससे एक डिस्क को बांध रखा हमने कुछ ऐसे। अब मैंने ना इस डिस्क को ऐसे ट्विस्ट कर दिया, क्या होएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैंने इसको ऐसे घुमाया इसको और छोड़ दिया, क्या होएगा? ये उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब यहां भी एक रिस्टोरिंग फोर्स बैठा हुआ है ना। जैसे मैं इसको इधर घुमाना चाह रहा हूं, ये जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस आ जाएगा, मतलब यहां भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन यार रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, चली कोई चीज, क्या हुआ? घूमी। जब भी घूमी तो क्या आ जाता है? टॉर्क। क्या आप थोड़ा फील आ रही है क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। आज एक न्यू इक्वेशन पड़ी है, टॉर्क इज इक्वल टू या टॉ इज इक्वल टू माइनस सी टाइम्स थीटा। इसको हम टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं। ये भी धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा कि ये टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होता है। फिलहाल के लिए जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे वहां पे रिस्टोरिंग कांस्टेंट, यहां पे टॉर्जनल कांस्टेंट, ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। अभी प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ फिजिक्स है, थोड़ी मैथमेटिक्स करते। क्या किसी को फोर्स का फॉर्मूला पता है? ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। प्योर मैथमेटिक्स दोबारा बता दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में dv by dt। धीरे धीरे कर रहा हूं, ठीक है। m d by dt ऐसे रखो। क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है कुछ x की टर्म्स में? क्या dx by dt, ये भी हमारे पास था फॉर्मूला। ये शायद तुमने पहले चीज देखी भी हो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तुम्हें काइनेमेटिक्स में। ये एक डेरिवेटिव, उसका एक और डेरिवेटिव, क्या ये देखी हुई है कभी चीज आज से पहले? इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। कराया था मैंने जब तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स कराया था। इसको ऐसे लिखते हैं d2x अपॉन में dt2 या dt का स्क्वायर, जैसे भी बोल लो, इज इक्वल टू माइनस के kx। बड़ी ध्यान से देखना, कहा था प्योर मैथमेटिक्स। m को नीचे भेजो, d स्क्वायर x dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k बाई एम एक्स। इधर लेके आ जाते हैं तो बन गई। बेटा अपने सिलेबस में तो नहीं है इसका सॉल्व करना, लेकिन इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है मैंने तुम्हें एक बड़ी खतरनाक सी वो कराई थी इंटीग्रल, वो जब मैंने एयर का फ्लूइड फ्रिक्शन कराया था, बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन कराया था, बस वैसे ही कुछ तामझाम है, लग इतनी सी रही है ना, जब इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमारे सिलेबस में इसका सीधा सीधा आंसर है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, मेरे को अभी देखने में बढ़िया नहीं लग रही और मैं सॉल्व कर चुका हूं पहले, तो मेरे को एक चीज पता है, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं। क्यों? अभी समझ आएगा। क्योंकि जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा ना, तब भी वही आंसर आने वाला जो अब लिखूंगा। देखो कैसे, इन दोनों को कंपेयर करो, ये सेम क्या डिफरेंट है फिर? यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, वहां क्या है के बाय एम, तो ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर किया के बाय एम। अपने सिलेबस में होती तो जरूर मैं सॉल्व कराता, बट इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ओमेगा क्या आ जाएगा? रूट में के बाय एम। ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूं? ये चीजें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन को सिंपल कर सकूं, वरना ये बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन है इसको सॉल्व करना। मेरे पास ओमेगा आ गया, ये लो ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लो निकाल लिया। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी थोड़ी चाहिए होती है हमें तो टाइम पीरियड चाहिए। क्या टाइम निकाल सकते हैं ओमेगा से? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, तो निकाल लेते हैं। ये रिजल्ट मैंने शायद तुम्हें करा होगा जब मैंने तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस कराई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रूट में के बाय एम। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कभी भी कोई एसएचएम कर रही होगी कोई भी चीज पूरी दुनिया में, टाइम पीरियड ये आने वाला है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल लीनियर एसएचएम, तो लिख लेते हैं वैलिड फॉर ऑल लीनियर एसएचएम। पहले ही बताया था आज का लेक्चर जो है थोड़ा मैथमेटिकल होने वाला है, तो प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर नहीं भी याद है चीजें तो लास्ट वाला रिजल्ट याद रख लो, वही हमारे काम का है। लेकिन बेटा ये वाला रिजल्ट ना पूरी 12th तक मत भूल जाना, क्योंकि 12th के बच्चों को भी नहीं समझ आता कि आया कहां से, तुम्हें दिखा दिया कहां से आया। तो जब तुम 12th क्लास में जाओगे और तुमसे कभी पूछा जाएगा कि बताओ कभी कोई चीज एसएचएम कर रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो तुम एकदम कह दोगे 2 पाई के बाय एम। अब के क्या है, एम क्या है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे हमें पता होना चाहिए एम है मास और के क्या है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। बात समझ आ गई? हाँ, लेकिन हमारे पे तो सिलेबस में पूछ लेंगे ना। हाँ, कहाँ पे? हाँ आएगा। और सर उधर मल्टीप्लाई करके तो 2 पाई रूट m बाय के आना चाहिए। कहाँ पे? ये एंड में जहाँ पर हमने रूट के बाय। क्या हमने इसे m बाय के नहीं लिखा? हाँ। m बाय के आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ठीक है। हाँ, आई होप कि यहां तक क्लियर हो। अब थोड़ा और चलते हैं, ठीक है। बड़ी ध्यान से सुनना जो अब बताने वाला हूं। जैसे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी ना, सेम हमें काम इसके साथ भी करना पड़ेगा। 2 रिजल्ट है, दोनों याद रखने पड़ेंगे। अब इसको देखो, ये होता है पूरा लीनियर एसएचएम के लिए। अब बात करते हैं एंगुलर एसएचएम के लिए। देखो चलो एक काम करते हैं, इसे नोट कर लेते हैं। जब आपने dv को dx by dt लिखा, हाँ तो dt को बेटा ये नोटेशन होती है, यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? नहीं, d by dt क्यों लिखा? d बाय dt क्यों लिखा होगा? 1 by dt लिख देते हैं। कहाँ पे? यही ये तो बस v अलग कर दिया। अच्छा, सिर्फ v अलग करा। हाँ, dv नहीं करा। नहीं कर लो एक बार नोट इसे। ये 4 लीनियर है ना? हाँ, 4 लीनियर है सच। 4 लीनियर एसएचएम, ऑल लीनियर एसएचएम। लिख लेते हैं। क्या? हाँ, अभी एंगुलर वाला करेंगे ना। एंगुलर में तो ये इक्वेशन है ना, टॉर्क वाली, फिर इसके साथ यही पूरा तामझाम करना पड़ेगा दोबारा। करते हैं, बहुत इजी है।
चलो अब थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा कि टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क होता है I इंटू एल्फा, ये तुम्हें कराया गया था रोटेशनल मैकेनिक्स में, विच इज इक्वल टू माइनस के C इंटू थीटा। यहां से आ जाएगा I। अल्फा का फॉर्मूला हमें अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी में लिखना चाहूं तो जैसे वो किया था अभी वैसे ही कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, आई को नीचे भेज देते हैं तो, और ओमेगा क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। वहां पे एक्स था ना, बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन, कुछ भी फर्क नहीं है। वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, यहां पे क्या बन रही है डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। वही दोबारा ओमेगा वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, यहां पे है ओमेगा स्क्वायर और यहां पे क्या सी बाय आई, तो यहां लिख लेते हैं कंपेयर करके। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है सी बाय आई और ओमेगा क्या है रूट में सी बाय आई। यहां से आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट में आई बाय सी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। ये होता, दिस इज वैलिड फॉर ऑल एंगुलर SHM। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। अब मेरे को वो वाली इक्वेशन पे थोड़ी और बातें करनी है, तो फटाफट इसको 2 मिनट में नोट करते हैं और फिर हम वो वाली इक्वेशन पे वापस आते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये ओमेगा वगैरह कहां से आ रहा है, और बिल्कुल माइनर सी चीज बताना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर और प्लस क्या था हमारे पास के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0, इनके ना सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट थोड़ा सा बताने वाला हूं। एक्स की जगह ऐसे क्या रखूं, एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं कि मेरे पास ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए। देखो बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट होते हैं, और ये इक्वेशन सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, तो हमें काइंड ऑफ गेस करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए y को x लिख लेते हैं, डालते हैं ये इक्वेशन की जगह डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर, x की जगह क्या लिखना है a साइन ओमेगा टी, और यहां पे है k बाई एम, देखते रहना एक बार के लिए, ये बन जाएगा a साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूं मैं, इसको तुम्हें दिखाने की ट्राई कर रहा हूं कि ये ओमेगा मैंने ऐसा क्यों लिखा ओमेगा की जगह, ये देखते जाओ। a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, साइन की 2 बार डिफरेंशिएशन करनी, क्या करूं, साइन की 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे करूं, समझ आया मैंने क्या बोला? साइन की 2 बार डिफरेंशिएशन कर, माइनस साइन, पता साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, अच्छा कॉस, और कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन। तो यहां पे हमारे पास आने वाला है माइनस साइन ओमेगा टी। मैंने यहां पे जगह पता क्यों छोड़ी, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले होता है साइन थीटा का और फिर थीटा का। अगर हम इस चीज की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एक बार ओमेगा आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन का, दूसरी बार की थी तो एक और बार आएगा, और यहां आ जाएगा प्लस के बाई एम। इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं क्योंकि यहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रही। चलिए बस मैंने ये ऐसे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ए साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस के बाई एम इक्वल टू 0। ये तो गया 0 के साथ, क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, और ओमेगा कितना आ गया, अरे यही तो हमने लिखा, लो आ गया सॉल्यूशन। क्या कोई बहुत मुश्किल थी इक्वेशन सॉल्व करनी? लेकिन ये कहां से मेरे को पता लगा कि यही डालना है, गैस जैसे वो हिट एंड ट्रायल नहीं करते थे वो उसमें क्यूबिक इक्वेशन में, एक वो डाल के देखते थे एक्स की जगह, मैंने गैस किया, मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं 2 बार तो वापस वही मिल जाए।
मेरे को लगा कि साइन थीटा होगा, मैंने डाल दिया। तुम कोस डाल के देख लो, शायद वो सेटिस्फाई कर जाए। कर जाएगा। कोस का होता है माइनस साइन, और फिर साइन का क्या होता है कोस, वो भी कर जाएगा। करके दिखाओ। क्या और कोई तुम्हें फंक्शन भी पता है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं यहां पे रखूं और 2 बार डिफरेंशिएशन करूं फिर से वही आ जाए? बेशरम सा फंक्शन है बेटा। एक और है, याद करो जब मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखाई थी वहां पे एक्सपोनेंशियल बताया था। कभी वो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेम ही आ जाती है। EX की डिफरेंशिएशन EX, फिर एक और बार कर दोगे तब भी EX। बात समझ में आ गई? तो वो भी यहाँ पे हो सकता था। तो मतलब हमें यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये बड़ी खतरनाक सी चीज है। इसका एक सॉल्यूशन नहीं होता। मैंने तुम्हें साइन वाला सॉल्यूशन बताया, कॉस वाला भी हो सकता है। अब तुम कल को आ जाओगे मेरे पास e की पावर x का लेके, वो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब तुम कल को कोई अपने ही कोई फंक्शन बना के ले आए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, वो भी हो सकता है। तो मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जिसमें से एक सबसे इजी वाला, सबसे बढ़िया वाला ये तुम्हारे सामने है। बाकी बात इसी पे ही होगी ये पूरे चैप्टर की। तो अगर कोई इसको साइड में नोट पे नोट डाल के नोट करना चाहता है तो लिख लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये तो इंपॉर्टेंट है। एक मैंने इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई है तुम्हारे सामने। फिर हम इस पे आते हैं नेक्स्ट पे। बड़ी बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी लिख लो, आज ही हो जाए कंप्लीट। बीच में छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है SHM। कहाँ का ये नहीं दिख रहा? कैमरे से नहीं दिख रहा है। यहाँ तक बस ठीक है, इतना तो चलो हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर लिखो डिस्प्लेसमेंट इन SHM। बेटा आज तक बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट देख ली, ऐसी नहीं देखी होगी। डिस्प्लेसमेंट इन SHM, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है किसका है? ये जो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, क्या है ये? बेटा ये डिस्प्लेसमेंट ही SHM की। मतलब वो जो पूरी वेव की इक्वेशन थी ना, उसकी ये इक्वेशन है। मतलब तुम मेरे को उस वेव का कोई भी पार्ट बोल दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ पे। जैसे मैंने ये वेव बना ली, ये बना ली मैंने वेव, और तुम मेरे को बोल दो सर ये वाला पार्ट बताओ इस इक्वेशन से कहाँ पे, तो मैं बता दूंगा तुम्हें। मेरे को बस क्या क्या पता होनी चाहिए, ये चीज पे होता है t और ये चीज पे होता है x, तो मैं बता दूंगा तुम्हें पॉइंट कहाँ पे है। मतलब ये जो हमारे पास कर्व मैंने तुम्हें दिखाई, इस पूरी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन होती है। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन SHM क्या होती है? ax इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। दिस इज द फॉर्मूला। लिख लेते हैं इसे। इससे पहले एक लाइन भी लिख लो, या लिख लिया तो इसके बाद लिख लो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल executing linear SHM, executing linear SHM at any instant, at any instant is defined as the distance of the particle from the mean position at that instant
ये है डिस्प्लेसमेंट जो अभी लिखा है कि ये होता क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट। कभी तुमसे कोई पूछ ले डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, लिख देना, वैसे आने नहीं वाली है बट फिर भी लिखवा दिया। 4 क्वेश्चन करते हैं। अब तुम कहोगे 4 क्वेश्चन एक साथ, छोटे छोटे, एक एक लाइन लिखनी है बस उसमें। यहाँ है +a, यहाँ है -a, -a +a। तुम्हें पता ही होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब आती है कोस और साइन में, π/2 के बाद, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट ऐसे ही एक और बना लो। अभी बताने वाला हूं क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां से तुम्हें अभी पता लगेगा कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं वेव की। फर्स्ट पार्ट में पार्टिकल यहां पे था और इधर को जाना स्टार्ट किया, ए पार्ट, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ लेना इनके बीच में। सेकंड पार्ट में पार्टिकल यहां से यहां चलना स्टार्ट हुआ। थर्ड पार्ट जो है उसमें पार्टिकल -a की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, और लास्ट वाले में -a से इधर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ। अब क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, what will be the equation of displacement in the following conditions, what will be the equation of displacement in the following different conditions, in the above different conditions। करें? हाँ, हमें एक चीज पता है, पार्टिकल दिमाग में डाल लो, आज फिक्स कर लेते हैं कि कुछ चीजों को। पार्टिकल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट, हमेशा पार्टिकल रहता कहाँ है, मीन पोजीशन पे, हम ही तो हिलाते हैं उसे। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ है, किसकी तरफ, ए की तरफ। ए की तरफ चला गया, फिर वापस आएगा 0 पे, फिर -a, फिर 0 की तरफ, फिर a, फिर ऐसा क्यों? अरे तभी तो एसएचएम होगा, एक पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे जाएगा, वही तो एसएचएम है। बेटा बड़ी ध्यान से करना है ये क्वेश्चन हमें। आ जाओ पहले पे चलते हैं। पहले में पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ, कहां जा रहा है, शरीफ सा पार्टिकल है, तो इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल इजी सी आएगी। क्या आएगी, y = a sin ωt, बात खत्म हो गई, मान लिया हमने इनकी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा मेरे को इसको दूसरा लिखना चाहिए, चलो ऐसे ही लिख लेता हूं, ये दूसरा हमारा। अब ध्यान से देखो, पार्टिकल को कहां से आना चाहिए था, 0 से a, कहां से आ रहा है, a से 0, मतलब वो पहले ही π/2 जा चुका था। समझ पा रहे हो, मतलब वो पहले ही π/2 जा चुका था, मतलब y = a sin ωt तो पहले ही था, प्लस π/2 और आ गया। मतलब ये प्लस π/2 क्या शो कर रहा है बता सकते हो, मतलब ये पहले ही वहां पे पहुंचा पड़ा था। आज के बाद समझ जाएंगे, जब भी ये हमारे को कुछ एक्स्ट्रा चीज दिखेगी ना, इसका मतलब है कि वो पहले ही वहां पहुंच चुका है। अभी नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा, इसमें आ जाओ। क्या इसकी इक्वेशन बता सकते हो, y = पार्टिकल को कहां जाना चाहिए था, 0 से a। चलो 0 से a जाता है, एंगल हो जाता है π/2। फिर a से कहां आता है, 0 पे, तो एंगल कितना हो जाता है, π/2, तो टोटल π/2 + π/2 पाई। लेकिन इसने ये तो किया ही नहीं, ये तो सीधा कहां जा रहा था, सीधा ये तो उधर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये पाई पहले ही ट्रेवल कर चुका है। मतलब तो यही हमें समझ आ रहा है कि ये पहले इसको इधर जाना चाहिए था, फिर इधर जाना चाहिए था, लेकिन हमने जब इसको देखा ये पहले ही उधर जा रहा था। इसका मतलब कि ये पहले ही वो चीजें ट्रेवल कर चुका है। ωt प्लस कितना लिखूं, पाई। आ जाओ तीसरी इक्वेशन पे आ जाओ। इसको कहां से कहां जाना चाहिए था, 0 से a π/2, दिमाग में जोड़ लिया। फिर वापिस a से 0 π/2, फिर 0 से -a π/2, 3 बार π/2। y = a sin
ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 लो बेटा आ गई इक्वेशन। अगर फिर से ही मान लो यहां से मैं अब फिफ्थ ग्राफ बनाता हूं तो देखो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी इसका फिफ्थ पार्ट अभी देखना क्या होगा। अब पार्टिकल हमने देखा दोबारा से यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब तुम क्या कहोगे, यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, यही माइनस ए है, ये प्लस ए है, क्या कहोगे तुम, क्या आएगा आंसर? a sin ओमेगा t y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। मैंने ये लिख दिया 2 पाई। ऐसा क्यों लिख दिया बताता हूं। पहले ये यहां से यहां जा रहा था तो कुछ नहीं आया, यहीं से तो स्टार्ट होता है। फिर ये दूसरा ग्राफ यहां पे था, फिर ये यहां से स्टार्ट हुआ तो पाई बाय 2 पहले ही जा चुका था। फिर हमने यहां देखा तो भाई साहब ये 2 पाई बाय 2 जा चुका था। फिर हम यहां पहुंचे तो ये 3 पाई बाय 2 जा चुका था। और जब फिर वापस तो यहीं आ जाएगा 4 पाई बाय 2, और 4 पाई बाय 2 कितना होता है? 2 पाई। लेकिन एक अजीब सी चीज दिखाऊं क्या, देखो y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा, पता कितना होता है मैथमेटिक्स वालों को? 360 साइन 360 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया ना बेटा, साइन थीटा ही होता है। अगर किसी को नहीं पता मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। इसका मतलब ये तो वापस घूम फिर के वही बात बन गई। अरे अगर मेरे को ना पता होता कि ये इतनी सारी चीजें की है और मैं इसके बाद सीधा इसको देखता, क्या मैं बता पाता कि ये चल चुका है? ये तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, है ना। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं, मेरे आगे मैक्सिमम मैं यहां तक जा सकता हूं, पीछे मैक्सिमम यहां तक जा सकता हूं। मैं यहां से यहां गया, वापिस आया, फिर पीछे गया, फिर वापिस आ गया। तुम्हारी आंखें बंद थी, अब मैं दोबारा यहां आके खड़ा हो गया, तुम्हें पता लगेगा? क्या तुम्हें पता लगा कि मैं आगे से आगे पीछे आ गया? नहीं आया ना। यही चीजें बताना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम्हारे सामने मैं ऐसा कुछ लिखूं ना, ओमेगा टी प्लस समथिंग, क्या समझोगे उससे? इसका मतलब है कि उसने मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट नहीं किया। कहां से चलना स्टार्ट किया? जो यहां पे लिखा होगा। अगर मैं रैंडमली तुम्हारे सामने ये लिख दूं तो इसका मतलब क्या समझोगे? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री को लिख देते हैं पाई बाय 6। इससे क्या समझोगे? क्या वो मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट हुआ? हाँ, 30 से पाई बाय 6 से वो चलना स्टार्ट हुआ। किधर की तरफ? अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, ये किधर की तरफ जा रहा होगा? ए की तरफ या फिर माइनस ए की तरफ? ए की तरफ। क्यों बेटा? पूरा ए तक पहुंचने के लिए कितना जाना पड़ता है? 90, और अभी है कहां? तो उधर ही तो जा रहा होगा। लेकिन हमें ये बात तो पक्के से पता लग गई कि y इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 का मतलब है कि वो पार्टिकल 0 से नहीं चला, पाई बाय 6 से चला। क्या मैं इसको जनरल फॉर्मूला ऐसे ना लिख दूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई? ये फाई क्या बताएगा तुम्हें? कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा वेट करो, फील आ जाएगी इस चीज की। अब समझ आया? पक्का कि ये फाई क्या होता है? फाई का मतलब होता है कि इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है, जरूरी थोड़ी हमेशा मीन पोजीशन से, है ना। तो ये इसका मीनिंग था। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट वेलोसिटी, छोटे छोटे 2 फॉर्मूले हैं। तो हर बार नेगेटिव है। क्या क्या क्या? ओमेगा टी 2 पाई होता है। ओमेगा टी 2 पाई, हाँ, हर 2 पाई के बाद नेगेटिव होता है ना। हाँ हाँ माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस नहीं आना। अरे 2 पाई के बाद माइनस होता है। मैं कह रहा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हाँ वो चीजें मैं बताता हूँ। अच्छा ये चीज बहुत अच्छी बोली है इसने, वापिस आ जाओ। इस ग्राफ के बाद इधर आए, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? क्या होता है? माइनस, अरे नहीं cos थीटा। कॉस थीटा। तो ये बन गया ए कॉस थीटा क्या है? ओमेगा टी। ये लो इक्वेशन चेंज हो गई। पाई बाय 2 हटाना तो करना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आ जाओ, पहले इसमें आ जाते हैं। तुम्हें पता है साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ ए नहीं लगाया, ए लगा लेना, ठीक है। आगे आ जाते हैं। साइन 270 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। बेटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इन्हें, बट हम अगर ऐसे लिखेंगे ना तो हमारे को कंफ्यूजन नहीं होएगी कभी भी, क्योंकि हमारे को ये पता लग जाएगा कि ये थीटा, ये जो एक्स्ट्रा एंगल दे रखा है, एक्स्ट्रा एंगल से आज से हम समझ जाएंगे कि एक्स्ट्रा एंगल का मीनिंग है चलना कहां से स्टार्ट हुआ। अगर एक्स्ट्रा एंगल नहीं दिया होगा तो क्या समझोगे? बेटा मीन पोजीशन पे ही है वो,
ये समझेंगे आज के बाद, ठीक है। अब लिखते हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, लिखना ही बहुत अच्छा एग्जांपल है, लिख लेते हैं फटाफट पागलों की तरह, मतलब तेज। लिख लिया? क्या करूं फिर? इनको भी लिख लेने देते हैं, इनको लिख लेने देते हैं ना। कौन सी तेरी सिमरन इंतजार कर रही ट्रेन में, जिसको बचाना है तुमने? है देखो, मैं यही जानना चाहता, यही चल रहा है ना दिमाग में तेरा। चलो आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस इतना सिंपल था। देखो कैसे निकालते हैं, हेडिंग लिखते हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम बहुत इजी टॉपिक, लेकिन भैया बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीखने को देखना कितनी सारी चीजें मिलेंगी। क्या होता है? v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। लेकिन बेटा इसमें x तो मेरे को बढ़िया वाला दे रखा है। क्या है x? a साइन ओमेगा टी। अब मेरे को बस एक बार ध्यान से बता दो कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। आती सबको डिफरेंशिएशन? a बाहर निकाल दो, वो तो कांस्टेंट है। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, लेकिन थीटा भी यहाँ पे थोड़ा अजीब सा है। इसकी करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा। अरे ओमेगा टी की करोगे तो टी की 1 हो जाएगी, बचेगा ओमेगा, वो बाहर। हाँ, ये कैसे किया मैं ये बता तो अलग से बता देता हूँ। जब भी हमारे पास ना ऐसा होता ना कुछ साइन के थीटा ऐसा मान लो, और हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वहां तो टी था ना, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करनी है। कैसे करेंगे? बड़ी ध्यान से। पहले ना ऐसे सोच लो कि साइन थीटा ही है दिमाग में। अगर ये साइन थीटा होता तो तुम डिफरेंशिएशन क्या लिखते? कॉस थीटा। कॉस, लेकिन थीटा नहीं है, वो के थीटा मान ली, कर दिया। अब क्या ये थीटा था? नहीं ना। तो अब ये जो बचा हुआ है इसकी डिफरेंशिएशन एक और बार करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं चेन रूल, फिर कभी सिखा देंगे अलग से। फिलहाल के लिए ये बताओ, इसको तो कुछ नहीं छेड़ सकते, कर तो दी इसकी डिफरेंशिएशन। के थीटा की क्या होगी? के का तो कुछ होगा ही नहीं, कांस्टेंट। थीटा की 1। हाँ जी, ठीक है। तो के कॉस के थीटा, क्या वहां भी वैसे ही कुछ लिखा मैंने? बस के की जगह ओमेगा था। आपको क्या पता के थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? बेटा क्वाड्रेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन है इसमें, कोई अभी क्वाड्रेंट की बात ही नहीं। वापिस आते हैं तो लो, हमारे पास इक्वेशन बना तो दी हमने, और क्या करें? क्या तुम कोस को साइन में चेंज कर सकते हो? कैसे? अरे कोस को साइन में नहीं चेंज करना आता तुम्हें? 90 से क्या वो पता है तुम्हें? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें वो आइडेंटिटी पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पक्का? वहां से साइन कोस निकाल लो तो आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या था वो कोस में पड़ा रहने देते। अभी बताते हैं क्यों किया। तुम्हें पता है इसके बाहर प्लस माइनस भी आ जाता है, क्यों? हाँ, क्योंकि रूट में एक बार प्लस में आता है, माइनस में। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और करते हैं सॉल्व। ए ओमेगा टी रूट में, क्या मैं वहां से साइन की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? x बाय ए डाल दो, x बाय ए का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना हमें, v का फॉर्मूला याद रखेंगे, प्लस माइनस ए ओमेगा रूट में 1 माइनस x बाय ए का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला अपने काम का। अब मैं तुमसे कभी पूछ लूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, सुन रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है एसएचएम में। तुम मेरे को कहोगे ठीक है, अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो हमें पता है कि x की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? x की 90। x जो है वो सबसे ज्यादा कितनी दूर जा सकता है? 90। बेटा
यहां से यहां तक कितना दूर जा सकता है? ए दूर जा सकता, डाल दो, क्या आ जाएगा? अगर मैं x सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, उसी को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना? सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो x की जगह डाला a से a गया तो क्या बचेगा? 0 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0 थोड़ी ना बनेगा, 1 माइनस नहीं, हाँ 0 बन जाएगा तो सर। अरे तो वो सुन तो लो पहले, a बाय a रखा 1 माइनस 1 0, अरे तो वेलोसिटी 0 आ गई, ये थोड़ी मैक्सिमम है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि x इज इक्वल टू a पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो फिर मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाल लूं? इसका मतलब x को 0 पुट करना, जरा x को 0 पुट करो, 0 अपॉन समथिंग, क्या 0 अपॉन समथिंग इन्फिनिटी, हैंस प्रूव्ड। तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 0 0, बहुत अच्छे लड़के, हैंस प्रूव्ड। 1 माइनस 0 1, यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी? प्लस माइनस ओमेगा ए ओमेगा। इसका मतलब तो ये है ना, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कितनी आ सकती? मैक्सिमम ए ओमेगा। और आज के बाद मैं तुमसे कभी भी पूछ लूं सबसे मिनिमम वेलोसिटी, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी? 0 या -1? -1 है तो वैल्यू, अगर मैग्नीट्यूड देखोगे उसका 1 है। मैंने बोला वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड क्यों लेगा तू? बात समझ आ गई? मैक्स अच्छा, ये जो चीज है, एक बात सुन लो, ये जो चीज है ना, अभी तुम सोच रहे होगे कि एसएचएम ही तो है, बेटा ये बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगी। जब मैं तुम्हें 12th का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो 2 दिन बाद ही मैं तुमसे पूछ लूंगा, क्या तुम्हें याद है मैंने एसएचएम में वेलोसिटी कराई थी, उसमें मैक्सिमम कितनी आती है? ये रिजल्ट सोचो, इतने तामझाम के बाद ये रिजल्ट मैं तुमसे वहां पूछ लूंगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा और रह गया, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक बार और डिफरेंशिएट करना, बात खत्म करते हैं। लिखो, हैं? लिख लो फटाफट, लिखवा दो, टाइम कम दे दो। बता। कुछ नहीं। अच्छा, मेरे को कल लगा पास बुला के कुछ कहना चाह रहा है। क्या सर, छुट्टी कर। छुट्टी? तो चले जा, दरवाजा खाली है तेरे लिए। यही कहना चाहता हूं। तो तू इसका पीए है, तू क्यों बोल रहा है? मैंने समझने के लिए कहा कि फीलिंग समझो। चलो लिख लो ये फटाफट, एक छोटा सा समझ लो, फिर आराम से बैठ के तुम इसको नोट करते रहना, ठीक है? बस एक छोटा सा टॉपिक और समझ लो। एक्सेलरेशन कैसे निकाल लूं, फटाफट तुम ही बता दो। एक बार वेलोसिटी को, ये क्या भड़ास में निकलेगा फॉर्मूला इतनी तेज? एक्सेलरेशन इन एसएचएम, हाँ ये तो हमें पता ही है ना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करो? dv अपॉन dt। v तो पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था? a ओमेगा कोस ओमेगा t। तो d बाई डी टी, v की जगह लिख दो a ओमेगा कोस ओमेगा t। अब तुम ये भी कह सकते थे कि सर आपने ये रिजल्ट क्यों लिखा, ये क्यों लिखा? बेटा t यहीं पे आ रहा है इसलिए ये लिख दिया, ठीक है? करो डिफरेंशिएशन, क्या a ओमेगा की होगी? तो कांस्टेंट है बाहर, कोस की माइनस साइन। लेकिन इस बार बड़ी ध्यान से बताओ, क्या यही आंसर है, कुछ और भी आना चाहिए साथ में? एक ओमेगा और आना चाहिए, तो ओमेगा को यहां लिख देते हैं, ये बन गया माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज आपने देखी, क्या देखी? कि माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग कर दो, ए साइन ओमेगा टी। ये तो कहीं देखा हो ऐसा लग रहा है मेरे को, ये चीज कहां देखी है? ए साइन ओमेगा टी, ये तो एक्स ही था, लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक चीज दिखाओ, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा यही वो इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी थी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर हमने वेलोसिटी का क्या लिखा था आगे? वो डिस्टेंस के हिसाब से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा था ना, वही इक्वेशन दोबारा मिल गई, है ना? 2 प्रूफ कर लिए, देखो इसके। अब नहीं कह सकते कि तुम्हें प्रूफ नहीं करा, ये देखो एक और प्रूफ आ गया उसका। बस तुम एक्सेलरेशन का ये ऊपर वाला बॉक्स याद रखो, ये वाला, अपना काम हो जाएगा इससे।
और ये रिजल्ट में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो कल बेटा रिजल्ट याद करने वाला दिन है तुम्हारा, करके आना, किसी से भी पूछ लूंगा मैं, ठीक है। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ।